चलो ये सच है कि ये राम जन्मभूमि है, मगर ये पाक ज़मीं हमने भी तो चूमी है। हमारे सजदे यहाँ जगमगाए हैं बरसों, चराग हमने यहाँ पर जलाए हैं बरसों। नमाज पढ़ना बुरा काम हो नहीं सकता, खफा हैं आप, खफा राम हो नहीं सकता। नाजरीन, रेख्ता की खुसूसी पेशकश हम कलाम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि जो मैंने ये नज़्म पढ़ी, और ये नज़्म उर्दू के उस मुमताज़ और अहम शायर की है जिसे हम मोहम्मद अलवी के नाम से जानते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मोहम्मद अलवी साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे अदब, गज़ल और फिर कुछ तहरीकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1927 आपकी पैदाइश है। जी हाँ। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास होता है जी, और फिर 1950-55 तक तरक्की पसंद तहरीक का बहुत जोर है। उसके बाद जदीदियत आती है। आपने जब आंख खोली, जब दिखना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया, तो किस तरह का माहौल था? जमरूद साहब सन 38, 39 और 40, ये 3 साल में यहाँ पर जामिया में मैंने तालीम ली। फिर वॉर की वजह से बच्चों को वापस बुला लिया गया, तो ये उर्दू यहीं से उर्दू का शौक़ हुआ। यहाँ पर जामिया में बच्चों को नज़्में गज़लें पढ़वाया करते थे, उनका इम्तिहान लिया जाता था वगैरह, तो उसमें भी हिस्सा लेता था मैं। उसके बाद अहमदाबाद में मैं और मेरे कज़िन 2, वारिस अलवी साहब जिनका अभी अभी इंतकाल हुआ है, और मज़हरुल हक अलवी, हम तीनों ने। तो उसमें हुआ ऐसा कि मज़हरुल हक अलवी के वालिद को तारीख़ी नावलें पढ़ने का बहुत शौक़ था जी। और उन्होंने अपने ख़रीद कर रखते थे घर पे तमाम जो तारीख़ी नावल लिखा करते थे, मुझे नाम भी अब तो उनके याद नहीं है। तो वो नावलें फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू की, वो जमा हो गई थी, तो वहाँ से पढ़ते रहते तो पढ़ने का शौक़ हुआ। उसके बाद ये तारीख़ी नावलों के से हटकर कुछ तरक्की पसंद अदब की तहरीक, जो आप कह रहे हैं 36 से शुरू हुई थी, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो 45-46 की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने उस वक्त जो जाफरी साहब, उनकी तो किताब छपी नहीं थी, दूसरी किताबें छपी थी। शफी को फिक्शन में बेदी को, कृष्ण चंद्र को, और जनाब बलवंत सिंह, मंटू, इस्मत, इन लोगों को फिर पढ़ा हमने। शफीकुर रहमान की मज़ाहिया कहानियाँ वगैरह। शायरी में साहिर मेरे ख़ास दोस्त थे। उन दिनों हम लोग मुंबई बहुत जाया करते थे, वहाँ पर तरक्की पसंद का हेड था, और उसकी ब्रांच हमने अहमदाबाद में भी कायम की थी, तरक्की पसंद शायरी के। तो मुशायरे किया करते थे हम अहमदाबाद में। तो बॉम्बे से पूरी बोगी भर के तमाम शायर आते थे उस वक्त। जाफरी साहब, इवन जोश साहब, सागर, जाफरी साहब, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, मजाज, ये सभी आते थे। और हम लोग फिर बॉम्बे के चक्कर लगाते थे उन दिनों, यही इनकी मीटिंगें अटेंड करते थे, इनके साथ टाइम पास करते थे। तो इसी तरह से, और शुरू में तो हमने भी इन्हीं की टाइप की नारेबाजी वाली नज़में कही थी, तो मुशायरों में भी इनके साथ पढ़ लिया करते थे। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 18 साल की थी। फिर आज़ादी के बाद तरक्की पसंदों का जोर बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। और भीमड़ी कॉन्फ्रेंस इनकी तरक्की पसंदों की आखिरी
बॉम्बे में भिवंडी में। कॉन्फ्रेंस, भिवंडी में जी वो कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद सब शायर और उसके चाहने वाले सब तितर बितर हो गए और जुमूद का आवाज़, जुमूद की आवाज़ आने लगी कि अदब में जुमूद है। ये सिलसिला 58 तक चलता रहा, 57, 58। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ शायर जैसे नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, शहजाद अहमद, इन लोगों ने जदीद स्टाइल में लिखना शुरू किया। तो वो यहाँ पर भी, इंडिया में भी। तो फिर मैंने तो उस वक्त छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन अलवी साहब, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अपनी शायरी की इब्तदा तरक्की पसंद तहरीक के साथ जुड़ के की। जी हाँ, जी हाँ। इब्तदा में आप तरक्की पसंद तहरीक को बिल्कुल, पसंद हाँ। करते थे और वही कुछ आपकी नज़में उस तरह की वही मिलती भी हैं। गज़लें तो होती जी जी, कम, नज़में जी, नज़में उस गज़लें तो उस समय वो कहते भी नहीं थे तरक्की पसंद वाले। जाफरी तो- साहब कहते थे, अरे मजरू साहब, जी हाँ, तो वो उसी टाइप की सब। जी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है जदीदियत के फिर करीब। उसके बाद जुमूद 40 के बारे, आज़ादी के बाद तरक्की पसंद है, तभी जो था वो बाकी रहा ही नहीं था, उसमें जुमूद आना शुरू हो गया। जी और तो नई जनरेशन जो थी वो इससे दूर होती गई और 58 में जदीद शायरी शुरू हुई, जी जो पाकिस्तान में ज़्यादा उसका वो हुआ। इंडिया में खलीलुर रहमान थे, बाकर मेहदी थे, मैं था, शहरियार, हम लोगों ने जदीद शायरी के इरफान सिद्दीकी जदीद शायरों में उनको इतना वो नहीं था। उनकी स्टाइल बिल्कुल इतनी मॉडर्न या इतनी खुली हुई नहीं थी, वो क्लासिकल से बहुत ज़्यादा टच में थी। बहरहाल, और उन दिनों फिर बेंगलोर से महमूद अयाज साहब ने सौगात लिखना शुरू किया, जो छपना शुरू हुआ। तो उसमें जदीद शायरों को काफ़ी लिफ्ट मिली। उसमें पहली बार मैं भी छपा और फिर हर शुमारे में मेरी चीज़ें छपती रहीं। जी मेरा फिर जदीद शायरी में भी मेरे ऐसा होता था कि 4, 6, 8 महीने कहा कुछ और फिर 3, 4 साल तक गैप हो जाता था। जी अपना बिजी रहता था बिजनेस वगैरह में, दूसरी चीज़ों में। पहली किताब महमूद अयाज ने, सौगात वाले महमूद अयाज साहब ने बेंगलोर से शाये की, खाली मकान, तो वो काफ़ी पसंद की गई। ख़ास हमारे उस वक्त जो बिहार के लोगों ने मुझे बहुत लिफ्ट दी, बहुत पसंद किया, बहुत लेटर वगैरह, खतूत वगैरह लिखे, पसंद ही के। तो ये पहली किताब 62 में छपी, सौगात ने छापी। तो इसका इजरा मैंने अहमदाबाद में, किताब का इजरा, 1 किताब और 3 शायर जी के उन्वान से इजरा किया, यानी मुशायरा। तो उसमें पहली मर्तबा शहरियार, बिमल कृष्ण अश्क और बशीर बद्र को बुलाया मैंने, और उनका ये पहला मुशायरा उन्होंने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, उस किताब का इजरा में। किताब के इजरा में। अलवी साहब, ये तरक्की पसंद तहरीक जो है, जी, कहा यह जाता है कि उसमें फिक्शन बहुत अच्छा लिखा गया, जिसमें मंटो हैं, कृष्णचंद्र हैं, इसमें शायरी उस तरह नहीं हो पाई। शायरी अलग ही चीज़ थी उनकी। वो शायरी में उन्होंने को प्रोपेगेंडा ही करना था शायरी में। जी उन्हें कुछ लिटरेचर अदबी बात नहीं करनी थी, वो प्रोपेगेंडे की मुशायरे, मजदूरों में जाते थे अपनी। इस बात का आपको एहसास कब हुआ कि ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है? नहीं, शुरुआत तो आपने उनके साथ ही की ना। एहसास तो हमने, एहसास जो दो पहले ही भी था, लेकिन ये नहीं था कि ये शायरी अदबी नहीं है या ऐसा। हम तो अदब इसी को समझते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे सामने जदीद शायरी या जदीद वो चीज़ें थी नहीं शायरी में कम अज़ कम। लेकिन मैं शायरी से ज़्यादा फिक्शन का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। कहानियाँ भी मैंने लिखी
और फिक्शन जितना था तो तमाम का तमाम हमने पढ़ा ज़्यादा, बेदी को, कृष्णचंद्र को, मंटू को, इस्मत को, बलवंत सिंह और गुलाम अब्बास वगैरह सब। तो इनमें आप ज़्यादा पसंद किसे करते हैं? खैरत है फिक्शन में जी, जो उस दौर में लिखा गया, आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छा फिक्शन राइटर कौन था उस समय? उस क्या आज आप समझते हैं? जी, ये उसमें एक नाम नहीं गिना सकते आप। जी। देखिए सबसे अच्छा बेदी ने भी बहुत बढ़िया नज़म फिक्शन कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा मंटू ने, और बेदी, मंटू, इस्मत, इस्मत ने भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। किशनचंद वहाँ की बात जो है ना, वो आपने जो इरफान की बात कही ना जी, वो टाइप कृष्णचंद्र की भी थी। बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान में शायरी फिक्शन लिखा है उन्होंने, और उनका फिक्शन तरक्की पसंद रहा है। उस एंगल से ही उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जबकि बेदी के यहाँ, मंटू के यहाँ, इस्मत के यहाँ ये चीज़ नहीं आई। उन्होंने फिक्शन के अंदर तरक्की पसंदी को बहुत वो नहीं थी। तो बहरहाल काफ़ी लोग थे उस वक्त, जो फिक्शन जो लिखा गया वो कोई तरक्की पसंदी का उसका लेबल नहीं लगा सकते आप। मंटू को तो बाहर किया उन्होंने तरक्की पसंद। तरक्की पसंद ने बाहर किया, पाकिस्तान में बहुत बेआबरू किया गया। जी जी। लेकिन अलवी साहब, नहीं आपको मैं बताऊँ, हाँ वो बॉम्बे जाते थे, मंटू उन दिनों बॉम्बे में ही थे, मैं, वारिस अलवी, हम मुंबई जाए तो ख़ास इनके फ्लैट पर मिलने जाते थे मंटू साहब से। घंटों बैठते थे। हम उस वक्त राजा मेहदी अली खान गाने वगैरह लिख रहे थे, वो भी मंटू के पास आ जाते थे। ये आज़ादी के 47 की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ तक मंटू थे। तो उनसे बहुत अच्छे, बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे। तो उनका एक बहुत ही, उन दिनों ऑटोग्राफ लेने का भी बहुत शौक था। कृष्णचंद्र से ऑटोग्राफ ली मैंने, तो उन्होंने ऑटोग्राफ में लिखा, अपने लहू से लिखना सीखो। कृष्णचंद्र ने ऑटोग्राफ में लिखा, अपने लहू से लिखना सीखो। और फिर मंटू साहब को उनकी ऑटोग्राफ, तो उन्होंने पहले ऑटोग्राफ में देखी सब, कृष्णचंद्र की ऑटोग्राफ भी देखी और ऑटोग्राफ में लिख दिया, अपनी बहू से टिकना सीखो। तो ये वो बहुत चलती थी। कृष्णचंद्र से बहुत पसंद नहीं करते थे मिट्टू साहब। तो ऐसा था कि आज़ादी आने वाली थी, झंडे सब लहरा रहे थे, तो इनके साथ हम लोग जाते थे, इनके फ्लैट से फिर इनके साथ बैठकर जाते थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो रास्ते में ये फ्लैट वगैरह देख के कहा कि ये सब झंडे देख रहे हैं और इसके नीचे एक नंगी लड़की को बिठा दी जाए, भिखारी को, कि इसमें इतना कपड़ा ज़ाय हो रहा है और उसको कपड़ा नहीं मिल रहा। तो इस टाइप की चीज़ें उनको तमाम वो करती थी। ये जो काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है, अच्छे लोगों से ताल्लुकात रहे, उनकी सोहबत उसके बाद जो है फौरन उसके बाद जदीदियत का ज़माना शुरू होता है 59 से 58 से। और जदीदियत में जिस तरह ये कहा जाता है कि उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक में कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी गई, जिसकी मैंने बताया अहम कहानीकार हैं। उसकी वजह ये है कि वो प्रोपेगेंडा नहीं आया उनका। लेकिन जदीदियत, उसको आप तहरीक कह लें, रोक कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें कहानियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं, उसमें कहानियाँ कुछ समझ से बाहर हैं, लेकिन शायरी बहुत कमाल की हुई है। हाँ बिल्कुल। उसके अंदर उस वक्त तरक्की पसंदों में शायरी के लिए सिवाय नारेबाजी के उनके पास कोई मौजू नहीं था जी। और जदीद शायरी में इतनी वैरायटीज़ आई, हर शायर अपना अलग सा अंदाज, अलग ख्यालात अपने हर वो लेकर आया, तो इस वजह से वैरायटीज़ बहुत मिली आपको। तो ये
फर्क पड़ गया। तो मुझे अलवी साहब, मुझे ये लगता है, जहाँ तक थोड़ा बहुत अदब मैंने पढ़ा है जी, कि ये पिछले 50-60 साल में जितनी बेहतरीन शायरी उर्दू में हुई है, शायद हिंदी और अंग्रेजी में इस तरह की शायरी नहीं हो पाई। नहीं, मैंने 50 साल की बात कर रहा हूँ, 50-60 साल। मैंने अंग्रेजी भी नहीं पढ़ी शायरी और हिंदी भी नहीं पढ़ी। और वैसे हिंदी के अंदर तो शायरी, वो ज़ुबान हिंदी जो है वो शायरी के लिए है ही नहीं, फिक्शन के लिए है। वो उसमें अच्छी शायरी हो ही नहीं सकती उस ज़ुबान। इसी वजह से आज जो देख रहे हैं मेरे ये किताब जो एक छपी हिंदी लिपि में मेरी, तो उसके तमाम हिंदू राइटर्स, हिंदी के राइटर्स के पास उन लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और मुझे इतना वो दिया, इम्पोर्टेंस दी उन लोगों ने। तो इसकी वजह यही है कि उर्दू शायरी, वो ख़ुद की शायरी, उन लोगों की शायरी अब उर्दू के अल्फाज और उर्दू की उस पर आज जा रही है। अभी के मॉडर्न पोइट देखिए हिंदी के, इवन देखिए बराक की शायरी देखिए आप जी, हिंदी इसमें नज़र नहीं आएगी, वो बिल्कुल लाइट बोलचाल की उर्दू ज़ुबान दिखेगी आपको जी। लेकिन अलवी साहब, मसला ये है कि ये जो हिंदी लिखने वाले लोग हैं, इसको तो हिंदी ही मानते हैं, वो कहते हैं ये हिंदी है। जो उर्दू अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं जी, या बोलचाल की ज़बान जिसे आप कहें, वो कहते हैं ये हिंदी है। तो बहुत अच्छी बात है अगर वो ये कहते हैं जी। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप उर्दू के बजाय हिंदी वो कह दीजिए, आप ज़ुबान बहरहाल रहनी चाहिए, उसका जो चार्म है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी के अंदर अपने अल्फाज, अपनी तमाम चीज़ें आती जा रही हैं जी। लेकिन अलवी साहब, जैसे और वो ये उर्दू में उनकी कोई चीज़ नहीं आ पा रही। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था अलवी साहब कि हिंदी में अभी पिछले दिनों मैंने हिंदी के बहुत अहम राइटर हैं अशोक वाजपेयी जी, उनका इंटरव्यू किया। तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा ये उर्दू और हिंदी के रिश्ते, आप जैसे विद्वान जो हैं जीनियस कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास तो और खला है, और ख़राब लोग आ रहे हैं, तो ये दूरियां और बढ़ती जाएंगी। तो उनका कहना ये था कि हिंदी में हमारे यहाँ उर्दू का कोई अहम ऐसा शायर या फिक्शन निगार नहीं है जिसका तर्जुमा हमने हिंदी में ना किया हो। लेकिन इसके बरक्स अगर आप उर्दू में देखें तो ना के बराबर है। उर्दू वाले तो हिंदी शायरी या फिक्शन राइटर्स का नाम तक भी नहीं जानते। तो उर्दू में इतनी अच्छी शायरी है तो फिर हिंदी की शायरी को क्या पढ़ेंगे लोग? कम से कम दूसरे अदब के उससे वाकिफ तो होना चाहिए। फिक्शन वाकिफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। हिंदी अब तो ज़ुबान को कंपलसरी नेशनल लैंग्वेज हो गई है, तो पढ़नी पड़ती है, और पढ़ते हैं तो फिर ये हिंदी की नज़में, पोइट्री भी और फिक्शन भी पढ़ते हैं लोग। ये और बात है कि उसको लाइक हिंदी के अंदर वो उर्दू को ज़्यादा वो लाइक करते हैं जी। और इसकी वजह भी ये है कि उर्दू में अदब जो है वो फार बेटर है हिंदी अदब से। पूरे का पूरा अदब या सिर्फ शायरी? मुझे लगता है कि हिंदी में फिक्शन तो बहुत कमाल का है। फिक्शन तो बहुत कमाल का है हमारे यहाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, हिंदी का फिक्शन? मैंने तो हिंदी में फिक्शन बहुत अच्छा लिखा गया। नहीं, वो लिखा जाता होगा, लेकिन अब उर्दू में नहीं लिखा जा रहा, बिल्कुल फिक्शन ख़त्म हो गया उर्दू में जी। ये जो इतने बड़े गुंजावर और पहाड़ जैसे राइटर्स आके लिख के गए, उसके बाद फिक्शन बिल्कुल अभी किसका नाम लेंगे आप? फिक्शन में नए लोग हैं, मॉडर्न में किसका नाम लेंगे? और फिक्शन की बजाय वो जो क्या कह रहे हैं कि उस टाइप की कहानियाँ भी नहीं है, उस टाइप का इनके पास सब्जेक्ट भी नहीं है उनके पास। कुछ लोग हैं जो इंतजार हुसैन या वो जो नस्ल है, इंतजार हुसैन के बाद की नस्ल भी, इंतजार हुसैन तो बहुत पुरानी चीज़ जी नहीं, मैं उसके बाद की नस्ल कह रहा हूँ। पाकिस्तान में मोहम्मद हमीद शाहिद हैं, आसिफ फरूखी हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्शन लिखा जा रहा है हिंदुस्तान में भी, लेकिन फिक्शन लिखा जा रहा है। लेकिन वो जो फिक्शन लिखा गया मंटू ने लिख दिया, मुश्किल ये हो गई है ना कि वो इतना ऊंचा फिक्शन लिखा गया है कि उसके बाद ये बहुत मामूली चीज़ें मालूम होती हैं। और शायरी की बात करें अगर, तो शायरी के हवाले से शायरी अब शायरी हो रही है या नहीं हो रही? आपने जो की वो तो की ही। मैंने अभी शायरी अभी बहुत कम पढ़ी है। हमारे वक्त में वो जो था जदीद शायरी,
जहाँ से नारंग साहब ने फिर वो महाबाद जदीदियत ये सब लाए। बस 78 तक 90 तक बल्कि 2000 तक उर्दू में बहुत अच्छी शायरी हुई। उसके बाद अभी कैसी हो रही है मेरे को पढ़ने में नहीं आई, लेकिन ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया कि नाम सामने आने में अलवी साहब कुछ थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ, मोहम्मद अलवी भी मैं कह रहा हूँ बात हुए। अभी मैंने उसकी अमीर इमाम की 2-4 गज़लें उसने सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जदीद शायरी में जो हम लोगों ने जो शायरी की है उसको लेकर उसने ये गज़लें उसको लेकर आगे बढ़ाया है उसने। ये चीज़ दूसरी जगह नहीं है। तो ऐसी शायरी अगर कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है जी। अलवी साहब, ये ज़माना जो जदीदियत का ज़माना है जिसमें बहुत अहम लिखने वाले हमारे सामने आए हैं, उसमें रसायल का ख़ास तौर से, जैसे आपने महमूद अयाज साहब का जिक्र किया या फारूकी साहब ने शबखून निकाला। शबखून की वजह से काफ़ी जदीद शायरी को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया या उसकी इम्पोर्टेंस बनाई वो फारूकी साहब की शबखून ने और फारूकी साहब ने। और सौगात महमूद अयाज ने, तो वो लिमिटेड सौगात का तो इतना ज़ख़ीम पर्चा निकलता था ना, तो सब तक नहीं पहुंचता था। शबखून तो ऐसा है कि 2-3 रुपए उसकी कीमत, 60-70 सफ़े, हाँ, तो सब जगह पहुंच जाता था, सब खरीदते थे। अब सर अलवी साहब, उसके बाद जैसे तरक्की पसंद जदीदियत और अब कहीं कहीं माबाद जदीदियत की बात सुनने में आती है। आप माबाद जदीदियत के हवाले से क्या कहते हैं उर्दू में खास? मैंने ना तो पढ़ा है और ना लिखा है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। क्या आप कोई अच्छी चीज़ इसकी बता सकते हैं कि ये बहुत माबाद जदीदियत में ये चीज़ें हैं, ये कहा गया है, ये बहुत अच्छा है? तो गोपीचंद नारंग साहब तो बता ही रहे हैं। नारंग साहब ने तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है। नारंग साहब ने ही तो इस माबाद जदीदियत को अहमियत दी है, वज़ीर आगा और नारंग साहब ने। हाँ, वरना फारूकी साहब के यहाँ इतना वो नहीं है इसमें। तो नक्कादों में क्या, वारिस अलवी के यहाँ भी इसको माबाद जदीदियत को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अगर किसी भी तहरीक में कुछ अच्छा लिखा जा रहा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अगर इसमें भी अच्छा। लेकिन इसका जदीदियत और माबाद जदीदियत में फ़र्क क्या है ये खुल के बता भी नहीं सकते हम लोग जी। और ख़ास तौर से उर्दू अदब से क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं, किस तरह का अदब चाहिए उनको, ये कुछ अभी वाज़ेह नहीं हुआ है। अलवी साहब, अभी आपने वारिस अलवी का नाम लिया जो हमारे फिक्शन का बहुत अहम नाम है और बहुत अहम नक़ाद उर्दू फिक्शन के हवाले से हैं। उन्होंने मंटो, बेदी और बहुत उम्दा उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो आपके भाई हुए, फूफी साहब जी। हाँ जी। तो उनसे कुछ यादें आपकी वाबस्ता, आप कुछ बताना चाहेंगे आप? पूरा वक्त ही हम लोगों ने साथ में गुजारा है। क्योंकि जब हम तहरीरें पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत खुशमिजाज किस्म के आदमी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हंसमुख थे, बहुत मिलनसार थे, काफ़ी लोगों से खुल के बात करते थे, सबको इम्पोर्टेंस देते थे अपने मिलने वालों को। और तनकीद तो आप जानते हैं, बेहतरीन तनकीद लिखी है उन्होंने, ख़ास तौर से फिक्शन पे जो बेदी को जिंदा किया है इन्होंने। बेदी की अहमियत उस वक्त तरक्की पसंदों ने बिल्कुल पीछे डाल रखा था बेदी को, कृष्ण चंद्र को आगे लेकर आए थे। बेदी, मंटो, इन लोगों के वो तरक्की पसंदों की पीरियड में इतनी अहमियत नहीं थी जी। तो ये वारिस अलवी ही थे जिन्होंने बेदी को नए सिरे से वाकिफ़ कराया लोगों से। और फिक्शन के अंदर बहुत अच्छा लिखा है। अफसोस ये है कि हमसे अलग हो गए, वरना हम पेशा हो, हम मुशरिब हो, हम राज था मेरा। अलवी साहब, ये जो हमारी शायरी है जी, ख़ास तौर से वो शायरी जो आपने की या आपके साथियों ने की, जिसको हम जदीदियत या जदीद शायरी कहते हैं जी, उसमें बहुत अहम नाम हमारे सामने हैं। आप हैं, शहरयार हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, मनचंदा बानी हैं,
पाकिस्तान में साकी फारूकी हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, अहमद मुश्ताक हैं, जी इस तरह के बहुत वहाँ तो बहुत हैं। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत अहम लोग। इससे पहले जब हम देखते हैं, चाहे हम वली से शुरू करें या मीर से या गालिब से, यहाँ तक आते आते हम कहीं भी ऐसा नहीं देखते हैं कि एक साथ 10, 12, 15 बड़े शायर हमारे सामने आते हैं। चाहे वो मीर का अहद हो, चाहे गालिब का हो, या तरक्की पसंदियत हो, या कोई भी हो, नहीं तो एकदम से इतने बड़े शायर इतनी तादाद में। तादाद में तो उस वक्त भी शायर हुआ करते थे, लेकिन हर पीरियड के अंदर 4 या 3 या 4 शायर ऐसे हुए जिंदा रह जाते हैं, ऐसे हुए हैं जो उनको पीछे, उनको दूसरों को सबको पीछे धकेल दिया। जैसे गालिब के ज़माने में गालिब की से ज़्यादा ज़ौक़ की अहमियत थी जी। मीर उस वक्त सौदा, तो ये और ये जो 3-4 नाम हर पीरियड के अंदर आपको सामने मिलेंगे। दूसरे जो शायर उनके वक्त के अंदर काफ़ी शायर हुआ करते थे और बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन ये मुश्किल ये है ना कि एक बड़ा दरख्त छोटे पौधों को पनपने नहीं देता। लेकिन यहाँ जदीदियत में हम देखते हैं कि सब बराबर कुछ ऐसे हैं, कोई ऐसा बड़ा बरगद का पेड़ नहीं बन पाया जो बाकियों को इसलिए कि इतना अच्छा बड़ा शायर पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जदीदियत। अच्छा, आप जो गिना रहे हैं जी, वो अपने एक लेवल के शायर हैं, अपने शायरी कर रहे हैं, लेकिन जो बात गालिब में थी, जो बात मीर में थी, जो बात फिराक में थी, जो बात फैज़ में थी, वो हमारे जदीद शायरी के अंदर नहीं मिलती। लेकिन मैं यहाँ उस लेवल का शायर अभी नहीं है जदीद। मैं अब फिराक का जिक्र आया है तो मैं एक जुमला शमसुर-रहमान फारूकी साहब का आपसे जिक्र करना, वो तो बहुत नापसंद करते थे। उन्होंने ये कहा कि अहमद मुश्ताक जो है और आसिफ काज़मी उनसे बड़े शायर है, कह रहे जी। ये गलत बात है, ये भी जज्बातियत है। फारूकी साहब भी एक बड़े जज्बाती आदमी थे, जिसको पसंद करते थे उसको, हमें भी बहुत लिख देने वाला फारूकी साहब ही थे। फारूकी और महमूद इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि अहमद मुश्ताक फिराक से अच्छे शायर हैं? अरे नहीं, कहाँ यार, वो चीज़ अलग थी, ये चीज़ अलग है। शायरी में मैं कह रहा हूँ ना कि तरक्की जदीद शायरी में कोई उस लेवल का शायर नहीं हुआ। वैसे आपने देखनी चाहिए तो फिराक थे, जोश थे और यगाना जी, ये उस वक्त के बड़े शायरों में गिने जाते हैं। तो ऐसे जदीद शायरी में आपको लगता है कि मुझे तो लगता है फैज़ अहमद फैज़ के लेवल का शायर आपको लगता है? मुझे आप सब लोग फैज़ से बड़े शायर लगते हैं। मैं ज़फ़र इकबाल ये आपकी मोहब्बत है जी। नहीं, ये मुझे तो ज़ाती तौर पे जदीदियत में, जदीद उर्दू शायरी में, चूँकि मेरा PhD का मकाला जो है, PhD जो मैंने की है वो जदीद उर्दू शायरी और आलमी नज़रियात हैं। क्या बात है। तो मैंने थोड़ा बहुत फिराक और इन लोगों को भी थोड़ा सरसरी पढ़ा है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि जदीदियत में जितने अहम नाम एक साथ सामने आए इतने इससे पहले मुझे नहीं दिखते। एक ही लेवल के शायर मिले ना आपको? एक ही लेवल नहीं, ज़फ़र इकबाल के यहाँ बहुत कमाल की शायरी है। क्या रिपीट करता है, उसको गालियाँ दी जा रही हैं अब रिपीट कर रहा है ना, वो 80 साल की हर साल वो अपनी कुलियात छापता है अब तक के नाम से। तो ये महमूद मेरा ख़ास दोस्त हमारे, मैं भी कनाडा में था, अहमद मुश्ताक से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। तो अहमद मुश्ताक ने कहा कि इंतज़ार हुसैन अहमद मुश्ताक ज़फ़र इकबाल अब तक के नाम से कुलियात छाप रहा है। तो इंतज़ार हुसैन ने कहा कब तक? अब तक आखिर कब तक? अब तक कह रहे हो, कब तक चलेगा ये सिलसिला? चलता रहता है। तो बहुत, ये तो सुबह उठकर अभी तो शुरू की शायरी बहुत बढ़िया थी, गुल आफ्ताब की जैसी शायरी है। जी हाँ, लेकिन अभी तो उठकर चाय पी के 5-6 गज़लें उसको कहनी है, वो कहता है। लेकिन 5-6 गज़लों में भी अलवी साहब अब भी हम देखते हैं कि उनके यहाँ शेर निकल आते हैं। वो तो है नहीं, उसके 90 साल टैलेंट तो है ही नहीं, उससे क्या इनकार किया जाए, टैलेंट तो है ही उसमें। अब ये है ना अलवी साहब, थोड़ा वक्त भी तो चाहिए, वक्त गुजर गया, फिराक साहब को भी एक थोड़ा, लेकिन आपने इसको जो है ज़फ़र इकबाल को
उससे पहले के शायरों को क्यों अहमियत नहीं दे रहे? नासिर काज़मी ने बहुत अच्छी, शहजाद अहमद ने बहुत अच्छी शायरी की, मुनीर न्याजी बेहतरीन शायर, इनको नहीं देते। इनके सामने जो इनको लाइक करते हैं वो ज़फ़र इकबाल को इतना वो नहीं देते। लेकिन आखिरी सवाल अलवी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा, जदीदियत ने जिस अहद में आप शायरी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ शोरा के साथ तासुब बरता गया है, जिनमें दो नाम मैं गिनवाना चाहूँगा आपको, एक इरफान सिद्दीकी, एक मनचंदा बानी जी, कि जिन पे बहुत कम गुफ्तगू हुई जी। और अब भी मनचंदा बानी को तो हमारे शोबे जो हैं, जैसे आप लोग हैं या सुल्तान अख्तर साहब हैं, चूँकि आप पुराने लोग हैं, आपने उनको पढ़ भी रखा है, आपके साथ मुलाकातें रही होंगी, खास मिलने होटल पर आते थे, तबीयत का ठिकाना नहीं था, फिर भी अब जो है लोग भूलते चले जा रहे हैं इनको, इसकी क्या वजह रही? मैंने उसका तो इरफान का तो बताया ना, मैंने इरफान को अहमियत सबसे ज़्यादा महमूद अयाज ने दी जी, उनकी काफ़ी चीज़ें भी छापी और बहुत वो, और फारूकी ने भी खास दी जी बिल्कुल। तो मैंने वो जो है उनको क्लासिक ने मार दिया, आम फैम चीज़ नहीं उनके यहाँ मिलेगी आपको। उनकी शायरी जो है एक आम आदमी को लाइक नहीं करेगा, वो वहाँ उस तक आप तक पहुँचिए, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उन तक नहीं पहुँचेगी। आप दो शेर सुनाइए उसके। मुझे तो बहुत सारे शेर याद नहीं, दो शेर सुनाइए यूँ के। इस वक्त तो एकदम से नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत सारे शेर याद है उनके। हाँ याद, बिल्कुल याद होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं बता था कि वो शेर के अंदर ये इस वजह से लोगों तक नहीं पहुंचा ये शेर, ये मैं कह रहा हूँ। और बानी मुझे बहुत पसंद था और अब भी पसंद है, हालांकि उसको सब भूल भाल गए हैं, अदब में कहीं उसका जिक्र नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हमको भी भूल जाएंगे, सुल्तान को भी भूल जाएंगे। नहीं, भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये मिलने मिलाने का सिलसिला, उठने बैठने का, ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला हमने इसीलिए शुरू किया है कि उन लोगों को याद किया जाए, उन लोगों के साथ मिलकर बिल्कुल उन पर कुछ काम करना चाहिए। आप इरफान पर भी, और इरफान पर मैं एक मोनोग्राफ लिख रहा हूँ अभी, और इस पर भी मनचला चंदा पर खास आप जी जी, उसकी बहुत लाइव शायरी की है उसने, 2-3 मजमूए छपे थे जी। और नई बहरें, नई ज़मीनें, और मुस्लिम कल्चर से हटकर हिंदी कल्चर को उर्दू शायरी में लेके जो फिराक साहब ने भी किया है जी। मोहम्मद अलवी साहब, एक आखिरी सवाल कि आप रेख्ता के इस मुशायरे में या शाम शेर में अहमदाबाद से रेख्ता के ये जो प्रोग्राम है शाम शेर, इसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, रेख्ता की कारकर्दगियों से आप वाकिफ़ होंगे, कुछ मज़ीद बताना चाहेंगे आप हमें, ताकि हम और मज़ीद इसमें कुछ अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें? नहीं, इतना मौसा आप कर रहे हैं, आपने जो बताया मुझे कि क्या क्या रेख्ता में हो रहा है, उसके बाद सोच ही नहीं सकते इससे ज़्यादा और कोई क्या कर सकता है। बड़ी खुशी होती है कि अदब में, और वो भी जनाब संजीव शराब साहब ने ये सब चलाया है, तो शायरी, उर्दू शायरी को तो इन्होंने फिर से जिंदा कर दिया है और लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये, और बिल्कुल महफूज कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और बेहतरीन काम हो रहा है रेख्ता का। नाजरीन, ये थे मोहम्मद अलवी साहब, जिनसे हमने अदब के हवाले से और उस ज़माने में, जिस ज़माने में मोहम्मद अलवी साहब ने शायरी शुरू की, उस ज़माने की सूरत हाल क्या थी, अब सूरत हाल क्या है, उस वक्त किस तरह की शायरी होती थी, अब किस तरह की शायरी हो रही है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि जदीद शायरी जो है उसमें उस तरह की इतनी बड़ी शायरी मौजूद नहीं है जिस तरह की शायरी उससे पहले मौजूद थी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जदीद शायरी को कुछ वक्त देना चाहिए कि 10, 20, 30 साल के बाद इस पर बात हो। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं हर बार कि किसी उर्दू की अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं। इस बार हमने आपकी मुलाकात मोहम्मद अलवी साहब से करवाई, अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया। शुक्रिया।